गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या है ओ। लाइन सेगमेंट पी एल एंड ए एम आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। दो सर्कल पे दो डायमीटर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर है, जिसका नाम है पी एल और ए एम। दो लाइन सेगमेंट्स है। वट इज़ द फिगर ए पी एम एल। तो जो फिगर बनेगा ए पी एम एल वो क्या फिगर बनेगा, आपको ये फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिसका सेंटर क्या है ओ। तो यहाँ पे हमने कर लिया एक स्क्वायर ले लिया, सर्कल लेना है। ये हमारे पास बन गया एक सर्कल, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर हमने ले लिया ओ, ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया। हमें करना क्या है, दो लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से, पी एल और ए एम डायमीटर्स हैं ये किसके, सर्कल के डायमीटर सबसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे दो डायमीटर्स बनाने हैं हमें, एक बन गया, ये हमारे पास आ गया दूसरा, ठीक है। सॉरी, ये सेंटर लिखेंगे इसका ओ। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट पी एल और ये है हमारे पास ए एम। अब हमें क्या बताना है हमें बताना है कि ए पी एम एल ये कौन सा फिगर बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया गया है कि ये दोनों डायमीटर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे ये क्या है, पी एल एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक डायमीटर है और बीच में जो लाइन इसको कट कर रही है, इसका मतलब ये रेडियस आ गई यहाँ से ओ एल, और पी ओ ये रेडियस है, और ये बनेगी यहाँ पे, ये भी रेडियस बनेगी और ये भी रेडियस बनेगी, ठीक है। सेंटर से आग तक जो भी होगा वो रेडियस कहलाता है। डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है, रेडियस। किसी भी तरीके से आप समझ लो इसको। इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, in this figure PL and AM are टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर डायमीटर हो गए। अब हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस क्या है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमीटर पी एल है या जो परपेंडिकुलर पी एल है वो किसके इक्वल हो गया, पी ओ प्लस ओ एल। और पी ओ की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर, और ओ एल की वैल्यू क्या है आर। आर और आर मिलके क्या हो गए, 2r। पी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई। और यहाँ से हम इसी तरीके से ए एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एम की वैल्यू क्या है, ए ओ प्लस ओ एम। ए ओ क्या है आर, ओ एम क्या है आर, आर प्लस आर मिलके क्या हो गए 2r। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2r। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक बार मैं इसको इरेज करूँगी। यहाँ से इन दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पी एल इक्वल है किसके, ए एम के। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, पी एल और ए एम की वैल्यू 2r आई, इसका मतलब ये दोनों जो डायगनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है, लेंथ में भी इक्वल है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन द क्वाड्रिलेटरल ए पी एम एल diagonals PL and AM are इक्वल कैसे हुए, दोनों की वैल्यू क्या है 2r। एंड और दोनों क्या बताए गए हैं कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है,
ठीक है, ये पहले ही बताया गया है। एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए ओ पी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये सारे के सारे किसके बराबर है, आर के बराबर। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डायमीटर पी एल है और ए एम है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, ओ पे, और बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों को हाफ में डिवाइड कर देंगे। और ये जो क्वाड्रिलेटरल आई फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमीटर्स पी एल एंड ए एम बाइसेक्ट ईच अदर एट O. तो क्वाड्रिलेटरल APML is a square. So quadrilateral APML, ये आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे लिख देती हूँ। सो the quadrilateral APML is a square। ठीक है, इसको आप कंप्लीट लिख लेना, मैंने हाफ में इसको कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है कि जैसे पेपर का यूज़ करके हमने बनाया था 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। ये हमने देखा था किस तरीके से पेपर फोल्डिंग की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना था। नाउ सपोज वी डोंट हैव एनी पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब सपोज हमारे पास कोई पेपर नहीं है लेकिन हमारे पास 2 स्टिक है जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, एंड ए थ्रेड और एक धागा है। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दीज। तो हम किस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इनका यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे कि ए बी और सी डी हमारे पास 2 स्टिक हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। आप कुछ भी मान सकते हो, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से फिर उसके बीच में, दोनों स्टिक्स के बीच में हमें एक मिड पॉइंट बनाना पड़ेगा और उस मिड पॉइंट को क्या करेंगे, एक स्क्रू की हेल्प से उसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, दोनों स्टिक्स का नाम लिख लेते हैं। लेट AB and CD are the 2 sticks of equal length कितनी कह सकते हैं आप, से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज 10 सेंटीमीटर की है। मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्टिक्स, मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द स्टिक्स। किस तरीके से मिड पॉइंट निकालेंगे, आपको एक रूलर का यूज़ करना है, मीन्स एक स्केल का यूज़ करना है, यूजिंग अ स्केल। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे। थर्ड पॉइंट में करना क्या है, एक स्क्रू को फिक्स कर देना है दोनों स्टिक्स के बीच में। फिक्स अ स्क्रू टू द स्टिक्स एट देयर मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ तक का मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर ले, मैं यहीं से इरेज कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे सपोज आपके पास ये हो गई एक स्टिक ए बी, और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, और ये हो गई हमारे पास
दूसरी स्टिक, ठीक है, जिसको नाम दे दिया CD। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये एक स्क्रू है, ठीक है, उसकी हेल्प से इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे हम थ्रेड लेके ये मेज़र करेंगे कि AD, यहाँ से AD और ये DB क्या ये इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री का अगर हम एंगल यहाँ पे बनाते हैं तो हमारे पास सारी ये जो थ्रेड है वो कंप्लीट इक्वल आना चाहिए, AD और DB भी इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले थ्रेड की हेल्प से ये फाइंड आउट करना है इन दोनों का डिस्टेंस। तो 4th पॉइंट में हम लिखेंगे यूजिंग अ थ्रेड मेजर डिस्टेंसेस ऑफ AD एंड DB या फिर BD, ठीक है, AD और फिर DB इस तरीके से घूम के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो आपको जो स्टिक्स हैं उनको मूव करते रहना है, और स्टिक्स को मूव करना मीन्स या तो इस साइड आगे करके लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, ये कम, तो हमें स्टिक्स को मूव करना है, तब तक मूव करते रहना है जब तक कि डिस्टेंस AD = DB ना आ जाए। तो यहाँ पे 5th पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, कीप ऑन मूविंग द स्टिक्स, कीप ऑन मूविंग द स्टिक्स about the screw so that the so that the distances AD and DB आर इक्वल। आपको स्टिक्स को तब तक मूव करते रहना है जब तक कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल ना आ जाए। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो बाकी के दोनों तो इजीली इक्वल आ जाएंगे। तो इसको इस तरीके से जब आप मूव करेंगे, उसके बाद में जब आप इनको इस तरीके से मेज़र करेंगे तो ये जो डिस्टेंस हैं आपके ये इक्वल आएंगे, ठीक है। डी को इस तरीके से मूव कर दिया। अब बाकी आप इनको जब स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे थ्रेड्स को तो आपका इक्वल डिस्टेंस आएगा। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, मूव करने के बाद आपको स्क्रू को उस जगह पे फिक्स कर देना है जहाँ पे ये जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल आ जाएं, ठीक है। 6th पॉइंट पे लिखेंगे, मान लो कि ये पोजीशन आ गई तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस पोजीशन फिक्स द sticks by tightening the screw। ठीक है। यहाँ पे ये जो फिगर है हमारे पास जो ब्लू लाइन में आया है, ये हमारे पास नई पोजीशन आई है। ये फर्स्ट पोजीशन थी जिसमें जो डिस्टेंस था वो अनइक्वल था, फिर हमने इसको मूव किया तो यहाँ पे हमारे पास नई पोजीशन आ गई, ठीक है। तो अब जो थ्रेड है उसको टाई कर देंगे इसके चारों तरफ। तो 7th पॉइंट पे लिख देंगे, टाई पीसीज ऑफ थ्रेड अलोंग AD एंड DB। टाई pieces of thread along AD and BD। अब ये फिगर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या बताना क्या है कि ये यहाँ पे डिस्टेंस तो इक्वल आ गए, लेकिन क्या ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम लेंगे 2 ट्रायंगल्स और उन ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो ट्रायंगल, ये जो स्क्वायर आई है, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने कंप्लीट थ्रेड बांध दिया, हमें चाहिए थी केवल 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो ट्राइंगल चाहिए थी, तो यहाँ पे ले लिया, इसको सपोज कि M मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर, अभी तो हमने थ्रेड की हेल्प से किया, अभी हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, AMD एंड BMD। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इसके इक्वल है, क्यों? ये हमने थ्रेड की हेल्प से देख लिया कि AD बराबर है किसके? BD के, और MD क्या है? एक कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स हैं वो भी क्या? इक्वल होंगे। या फिर ये हमारे पास जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायगोनल मान के चले, क्योंकि हमारे पास स्टिक है और हमने इसके मिड पॉइंट पे स्क्रू फिट किया है, तो ये दोनों जो लाइंस है वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूफ हुई? साइड साइड साइड, साइड 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 की कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB। दूसरा क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू BD, या फिर BD, क्योंकि ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो AD इज इक्वल टू BD एंड MD क्या है हमारे पास? कॉमन लाइन, MD इज कॉमन। सो बाय साइड 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 कंडीशन, क्योंकि तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BMD आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? फिर जो इस पे बनने वाले एंगल, ये हमने सभी पहले ही प्रूव किए हैं क्लास में, जब हमने पढ़ा था कि ये दोनों अगर साइड 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 की कंडीशन अगर ये प्रूव होती है तो ये जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल किस तरीके से हैं। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMD, दोनों इक्वल आएंगे। और यहाँ पे आप देखो इक्वल क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर पे बनने वाले एंगल्स क्या होंगे? 180 डिग्री के। हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AMD प्लस एंगल BMD किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल। ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। AMD और BMD दोनों इक्वल हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे, सपोज कि इसको A मान लेंगे, इसको भी A ही मान लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं पुट कर रही हूँ वैल्यू A प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना था? 90 डिग्री। इसका मतलब है एंगल AMD इक्वल टू एंगल BMD किसके बराबर आया? 90 डिग्री के इक्वल आया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन द स्टिक्स इज 90 डिग्री। ऊपर लिख देती हूँ, एंगल बिटवीन द स्टिक्स इज 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था कि इन दोनों स्टिक्स के बीच में बनने वाला एंगल क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा अगर सारी साइड्स इक्वल है। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी सो दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखी है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। कैन दिस बी चूजन एज ए डेफिनेशन ऑफ ए रेक्टेंगल? क्या हम इसको रेक्टेंगल की एक डेफिनेशन के रूप में चूज कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल ए रेक्टेंगल? क्या सभी क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, क्या वो सारी रेक्टेंगल होती है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि एक ऐसी भी जैसे पैरेललोग्राम हो गई, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, रेक्टेंगल का हमें पता है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे ये हमने क्या बना दी, एक ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल और इक्वल है, ठीक है। ये मैं आपको वैसे ही शो करके दिखा रही हूँ। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हेयर ए बी सी डी इज़ a quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel। अगर इक्वल और पैरेलल हैं, इसका मतलब ए बी इक्वल होगी किसके, सी डी के, एंड बी सी इक्वल होगी किसके, डी ए के, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके जो सारे एंगल्स हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री के। अगर ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री। तो ये भी लिखेंगे हम क्या, फॉर ए रेक्टेंगल for a rectangle we require angle A is equal to angle B is equal to angle C, angle D is equal to 90 डिग्री, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ओनली कि दो अपोजिट, ये जो अपोजिट साइड्स हैं वे इक्वल और पैरेलल हैं। एंगल नहीं बताया गया कि 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हेयर ये लिख सकते हैं, ये हमें पता है कि रेक्टेंगल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन here the given information is A B parallel to C D and A D अपोजिट घूम रहे हैं ना, यह है B C parallel to D A। तो लिख सकते हैं दिस इंफॉर्मेशन कांट हेल्प अस, ऊपर लिख देती हूँ, कांट हेल्प अस टू प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ ए बी सी डी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे ये प्रूव नहीं होता है कि सारे एंगल्स ये जो बने हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बी इज़ अ रेक्टेंगल। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैं कंप्लीट एक बार इरेज करके लिख दूँ लास्ट में, ए बी सी डी मे नॉट बी अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी may not be a rectangle, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि एक प्रॉपर्टी दी गई है कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेफिनेशन से ये प्रूव हो सके कि एक रेक्टेंगल है। इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि एंगल्स भी 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। आपके फिगर इट आउट यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप ठीक से आपको समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।